मैं सीधे अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसे कुछ कविताएं हैं, एक का जिक्र है इसमें असाध्य वीणा। वैसे ही कुंवर जी की कविता है आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने, कुमार जी और राम की शक्ति पूजा। इनको एक साथ इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इनके भीतर आपको एक कथा मिलेगी, एक कहानी है इसके अंदर। जैसे असाध्य वीणा के अंदर एक कहानी है कि एक माइथोलॉजिकल पेड़ है जो शेषनाग के सर पर उगा था और उससे ऐसी वीणा बनाई गई जिसे कोई साध नहीं पाता। तो सबसे पहले मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि वीणा कैसे, अब इससे जोर से नहीं बोल सकता। तो जब ये कविता मैंने पढ़ी तो मैं उस प्रोसेस को बता रहा हूँ कि मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि वीणा कैसे बनाई जाती है। पहले मुझे लगता था कि वो कुम्हड़ा या तुम्बे से जैसे सितार में जोड़ा जाता है वैसे ही बनता होगा। तो पता चला कि वो एक ही लकड़ी से बनता है, वो साज पूरा शुरू से आखिर तक जोड़ वगैरह होता नहीं होता। तो उसमें लिखा था किरीट वृक्ष। तो फिर मैंने खोजा कि ये कोई अलग वृक्ष है क्या। तो ये पता चला कि एक मिथकीय पेड़ है और कब कहीं ऐसा नहीं कि होता है ये। और आमतौर पर जो वीणा है वो कटहल की लकड़ी से बनाई जाती है, इसका कोई खास मतलब। तो किसी एक महान कलाकार ने उस वीणा को बनाया था और किसी राजा के यहाँ वो वीणा रखी हुई थी और उसे कोई बजा नहीं पाता था। तो फिर एक व्यक्ति आया जिसने बहुत तप वगैरह कुछ किया हुआ था, तो उसको बोला कि आप बजाएं। तो उसने वो वीणा के आगे बहुत देर तक झुका रहा और इस दौरान उसने और कुछ याद नहीं किया, अपना जीवन याद किया कि उसने पूरे जीवन क्या किया है। और फिर जब उसने बजाया तो वो वीणा बजने लगी। इसी तरह राम की शक्ति पूजा में भी एक कथा है। अगर हो सकता है कि ये कथा कहीं ना कहीं होगी इस वृक्ष की और वीणा के संधान की, जापान में। उसी तरह आत्मजयी और वाजश्रवा के भी पौराणिक आख्यान है, वो कहानियां एकदम पहले से मौजूद हैं। राम की शक्ति पूजा में भी राम और रावण और बाकी सब चरित्र मिथक में कहीं कहीं मौजूद हैं। तो इस तरह की जिनका नाम मैंने एक साथ लिया, उनके पीछे एक आधार है, मिथकीय आधार है और कहानी है, और एक ढंग से उसका पूरा पुनर्लेखन या उसके किसी एक हिस्से को कविता में ढाला है। तो ये जब आप करते हैं कि मिथक का पुनर्लेखन करते हैं नए समय में, जैसे वो कहानी मान लो बहुत पुरानी हो, तो उसमें उस समय के संदर्भों को जोड़ते हैं कि आज क्यों उपयोगी है ये कहानी। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि इसमें लिखने में एक सुविधा है कि जैसे आपको चरित्र चित्रण में समय नहीं खराब करना पड़ेगा कि राम कौन थे, जामवंत कौन थे, विभीषण कौन थे। वो चरित्र, उनके क्रियाकलाप और उनकी क्या मोरालिटी है या नहीं है, वो पात्र और घटना परिचय पहले से लोगों के अवचेतन में मौजूद है, क्योंकि वो वर्षों से दोहराया जा रहा है। तो इस तरह की लंबी कविताएं हैं। अब दूसरे किस्म की जो लंबी कविताएं हैं, जैसे अंधेरे में है या लुकमान अली है या देवी भाई का है, नहीं, और ये वाला जिधर कुछ नहीं, और भी कविताएं हैं लंबी में। राजकमल रायपुर और राजकमल चौधरी वाला जिसका मुक्ति प्रसंग का हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें इस तरह की घटनाओं का आधार नहीं है। ये दो ढंग से लिखी गई हैं। एक तकनीक ये है कि सपना, फैंटेसी, एब्सर्ड और अति यथार्थवाद, जिसको सुरियलिज्म बोलते हैं, उससे मिलाकर बनाया गया। तो आपको लगता है लुकमान अली पढ़ते हुए कि ये बहुत असंगत चल रहा है, ये अभी कुछ कर रहा था, फिर सीन 1, सीन 2, सीन 3 शुरू हो गया, फिर अंक वाले चिन्ह आ गए, फिर तिकोन के जगह तिकोना बना दिया, बार बार अक्षरों को दोहराया गया, वगैरह वगैरह।
उसी तरह से अंधेरे में है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एक स्कूल की कविता है, मैं इनके लिखने के तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ। अब अंधेरे में का आधा हिस्सा ऐसा है कि जो वाचक स्वर है या जो आख्याता है उसकी न कही गई बातें हैं जो बारंबार उसके सामने कभी आती हैं, कभी उससे दूर चली जाती हैं, या ऐसे ऐसे अच्छे काम जो उसे करने चाहिए थे वो उसके भीतर अगर दबे हुए हैं तो वो प्रश्न चिन्ह की तरह उसके सामने खड़े हो जाते हैं। कई बार वो टॉलस्टॉय जैसे कैरेक्टर बन के खड़े हो जाते हैं, फिर वो तिरोहित हो जाते हैं कि नहीं, टॉलस्टॉय नहीं थे, ये भी वही थे जो मैंने कहा नहीं। लेकिन लुकमान अली और अंधेरे में और मुक्ति प्रसंग वगैरह में आप जो तारतम्य नहीं देखते हैं मोटे तौर पे, वो दरअसल स्वप्न विधान और फंतासी का मुख्य उपकरण है। आप सपने देखते हैं तो तारतम्य में नहीं देखते हैं कि घटना ऐसे हुई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आप सड़क पर चल रहे होते हैं, फिर भागने लगते हैं, कहीं गिर जाते हैं, किसी जगह बंद महसूस करते हैं खुद को। तो राजकमल चौधरी के प्रसंग में ये है कि वो पटना के कैंसर हॉस्पिटल में लिखी गई थी और उसका कवर भी ऐसा था कि जो ब्लड प्रेशर वगैरह का जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन था उससे कवर बना था, और ईथर दिया जाता था पहले बेहोश करने के लिए। तो कई जगह उन्होंने कविताओं में ईथर की गंध वगैरह का इस्तेमाल किया। तो एक आदमी जो बुरी तरह से बीमार है, कभी उसको सेडेटिव दिया जा रहा है, कभी वो बुखार में स्वप्न देख रहा है, तो ये चीज आपको मुक्ति प्रसंग में लुकमान अली में देखने को मिलेगी। तो जो एक, और इसकी एक लंबी परंपरा है इस ढंग से एब्सर्ड लिखने की। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से फ्रेंच लिटरेचर में 1910 से शुरू होता है, 1910 से, कि सुसंगत बात करने का एक पीरियड होता है 20-22 साल, फिर उससे टकरा कर उसको छिन्न भिन्न करना, उन मूल्यों को हटाकर नए मूल्य स्थापित करना कि भाई अभी तक बहुत विजडम से हम बात कर रहे थे, अब बहुत स्वतंत्र ढंग से बात करेंगे फैंटेसी से, क्योंकि इन चीज़ों का कोई खास वैल्यू नहीं। और उसके साथ साथ एक इतिहास चलता रहता है कि जब इतना रेनेसां और एनलाइटनमेंट के बाद जब इतने अच्छे अच्छे मूल्य निकले थे तो फिर नस्ल के आधार पर युद्ध कैसे हो गया और इतने करोड़ों लोग क्यों मारे गए। उसका मतलब ये है कि जो सुविचार और सदविचार हैं ये निरर्थक हो गए हैं। तो अब व्यक्तिपरक बातें की जाए और अपने आत्म के, अपने भय, फैंटेसी, कामनाओं को, अपराध करने की इच्छाओं को खुलकर सामने रखा जाए। वो दौर चलता है और फिर आप हमेशा देखेंगे लिटरेचर का इतिहास हो या आर्ट का इतिहास हो कि उस समय क्लासिसिस्ट अप्रोच चलेगा, फिर उसका विखंडन, फिर वो अप्रोच, वो चलता रहता है। तो मैं ये कह रहा था कि एब्सर्ड और फैंटेसी के ढंग से लिखने का इतिहास भी 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही है। और फ्रांस में और अन्य देशों में तो इसको हासिल करने के लिए जैसे दादाइज्म वाले हैं या बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने बड़े बड़े क्लब बनाए थे कि जहाँ पर वो अफीम का सेवन करके अपने अनुभवों को लिखते थे। तो एक उपन्यास है फिलिप सुपो और ज्यां ब्रेतो का, द मैग्नेटिक फील्ड उसका इंग्लिश में नाम होगा। कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य से उसका कोई लेना ही देना नहीं, लेकिन जब हम इस विसंगति को एक साथ रखकर देखते हैं तो वो क्या इंप्रेशन डालता है पढ़ने वाले पर, और वो किस चीज का चित्र बना रहा है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको एक मुकम्मल तस्वीर नजर आएगी वहां पर, जो उस समय की उसमें आलोचना होगी, उस समय के सौंदर्य और विचार के मूल्य भी नजर आएंगे और आत्म भी नजर आएगा, आत्म का विखंडन, उसका बिखराव, उसकी दिशाहीनता। और इन चीजों को लिखा जाना इसलिए चाहिए कि अगर हम ये लिखते हैं कि हम अपने विखंडन और दिशाहीनता को लिखते हैं तो भी हम समय पर टिप्पणी कर रहे होते हैं। तो बस इतना ही अभी मुझे सूझ रहा है, और क्योंकि लंबी कविता लिखी है रवि भाई ने तो उसके लिखने की प्रक्रिया को मुझे लगता है वो और अच्छे से बता पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।